हिस्ट्री बुक भारत और समकालीन विश्व इतिहास, इसका चैप्टर 2 उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। क उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन का क्या अर्थ था? ख हुइन फू सो। चलिए इसको करते हैं। क उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन का क्या अर्थ था? फ्रांसीसी उपनिवेशवाद केवल आर्थिक शोषण पर केंद्रित नहीं थे, वे सभ्यता मिशन पर भी काम कर रहे थे। फ्रांसीसियों का दावा था कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं। उनका विश्वास था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुकी है, इसलिए वे मानते थे कि उपनिवेशों में आधुनिक विचारों का प्रसार करना यूरोपियों का ही दायित्व है और इस दायित्व की पूर्ति करने के लिए यदि उन्हें स्थानीय संस्कृतियों, धर्मों व परंपराओं को भी नष्ट करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्हें लगता था कि ये चीजें आधुनिक विकास को रोकती हैं। फ्रांसीसियों को शिक्षित कामगारों की जरूरत तो थी, लेकिन गुलामों को पढ़ाने लिखाने से समस्याएं पैदा हो सकती थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वियतनाम के लोग औपनिवेशिक शासन पर सवाल भी उठा सकते थे। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को तो इस बात का डर था कि स्थानीय लोगों में शिक्षा के प्रसार से कहीं उनके काम धंधे और नौकरियां भी हाथ से न जाती रहे, इसलिए फ्रांसीसियों ने सभ्यता मिशन में मतभेद था। वह है हुइन फूसो। तो चलिए इसको करते हैं। हुइन फूसो हुआ हाओ आंदोलन के मुखिया थे। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ। हरे भरे मेकोंग डेल्टा इलाके से वे इसे भारी लोकप्रियता मिली। यह आंदोलन 19वीं सदी के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में उपजे विचारों से प्रेरित था। हुइन फूसो जादू टोना और गरीबों की सहायता किया करते थे। व्यर्थ खर्चे के खिलाफ उनके उपदेशों का लोगों में काफी असर था। वह बालिका वधुओं की खरीद फरोख्त, शराब व अफीम के प्रखर विरोधी थे। फ्रांसीसियों ने हुइन फूसो के विचारों पर आधारित आंदोलन को कुचलने का कई तरह से प्रयास किया। उन्होंने हुइन फूसो को पागल घोषित कर दिया। फ्रांसीसी उन्हें पागल बोंजे कहकर बुलाते थे। 1941 में उसे लाओस निर्वासित कर दिया गया और उनके बहुत सारे समर्थकों और अनुयायियों को यातना शिविर में डाल दिया गया। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की व्याख्या करें। क वियतनाम में केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे। तो चलिए पहले क को करते हैं। वियतनाम में केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक कर पाते थे, क्योंकि ज्यादा संख्या में शिक्षित वियतनामी विद्यार्थी अच्छे वेतन वाली नौकरियों में फ्रांसीसियों का मुकाबला करते। इसे फ्रांसीसी सरकार होने नहीं देना चाहती थी, अतः फ्रांसीसी सरकार बड़ी संख्या में वियतनामी विद्यार्थियों को फेल करके रोजगार में उनके दखल को रोक देती थी। अब ख है, फ्रांसीसियों ने मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनवाना और जमीनों को सुखाना शुरू किया। तो चलिए इसको करते हैं। मेकोंग डेल्टा संसार का सबसे प्रसिद्ध चावल उत्पादक डेल्टा था। फ्रांस सरकार ने यहाँ उत्पादित चावल का निर्यात करके बहुत लाभ कमाया। इसके लिए मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में नहरें तथा जल निकास क्षेत्र बनाए। अब ग है, सरकार ने आदेश दिया कि साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल उस लड़की को वापस कक्षा में ले जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। तो चलिए इसको करते हैं। साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। इसके पश्चात हुए आंदोलन से वियतनामियों के दबाव के कारण स्कूल से निकाली गई छात्रा को वापस स्कूल में लेना पड़ा। अब है घ, हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में चूहे बहुत थे। तो चलिए इसको करते हैं। हनोई के नए बने आधुनिक इलाके में भूमिगत सीवर पाइपों में हजारों की संख्या में चूहे पनपे, क्योंकि ये सीवर पाइप उनके पनपने के लिए सबसे आदर्श स्थान साबित हुए। ये सीवर चूहों की निर्बाध आवाजाही के लिए भी उचित थे।
अगला प्रश्न है, टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना के पीछे कौन से विचार थे? वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों के लिहाज से यह उदाहरण कितना सटीक है? तो चलिए इसको करते हैं। टोंकिन फ्री स्कूल 1907 में शुरू हुए। इसे पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए खोला गया। इसकी शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं शामिल थी। ये कक्षाएं शाम को लगती थी और उनके लिए अलग से फीस ली जाती थी। इस स्कूल की नज़र में आधुनिक के क्या मायने थे, इससे उस समय की सोच को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। औपनिवेशिक विचारों के अनुसार केवल विज्ञापन और पश्चिमी विचार की शिक्षा प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि आधुनिक बनने के लिए वियतनामियों को पश्चिम के लोगों जैसा दिखना भी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वियतनाम के बारे में फान हु त्रिन का उद्देश्य क्या था? फान वोई चाओ और उनके विचारों में क्या भिन्नता थी? तो चलिए इसको करते हैं। वियतनाम में फान चू त्रिन राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। वह एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित त्रिन पश्चिमी सभ्यता को पूर्णतया खारिज करने के खिलाफ थे। उन्हें मुक्ति से फ्रांसीसी क्रांतिकारी आदर्श तो पसंद थे, परंतु उनका आरोप था कि खुद फ्रांसीसी ही उन आदर्शों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग थी कि फ्रांसीसी शासक वियतनाम में वैधानिक एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करे और कृषि व उद्योग का विकास करे। फान वोई चाओ और फान इउ त्रिन का लक्ष्य एक ही था, लेकिन उनके विचारों में भिन्नता थी। फान इउ त्रिन आम अधिकारों की स्थापना के लिए राजशाही को उखाड़ फेंकना जरूरी मानते थे, जबकि फान वोई चाओ पहले अपने देश को विदेशी शत्रुओं के चंगुल से बाहर निकालना चाहते थे और स्वतंत्रता मिलने के बाद ही अन्य अधिकारों की बात करना चाहते थे। फान वोई चाओ चाहते थे कि इनकी योजना में राजशाही का प्रयोग किया जाए, जबकि फान इउ त्रिन इनके बिल्कुल विरुद्ध थे। उनकी योजना थी कि लोगों को राजशाही के खिलाफ खड़ा किया जाए और फान वोई चाओ इस योजना से असहमत थे। अब चर्चा करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इस अध्याय में आपने जो पढ़ा उसके हवाले से वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन के प्रभावों की चर्चा करें। तो चलिए इसको करते हैं। जिसे आज उत्तरी मध्य वियतनाम कहा जाता है, जब वहाँ एक स्वतंत्र देश की स्थापना कर ली गई तो भी वहाँ के शासकों ने न सिर्फ चीनी शासन व्यवस्था को बल्कि चीनी संस्कृति को भी अपनाए रखा। वियतनाम इस रास्ते से भी जुड़ा जिसे समुद्री सिल्क रूट कहते थे। इस रास्ते से वस्तुओं, लोगों और विचारों की खूब आवाजाही चलती थी। व्यापार के अन्य रास्तों के माध्यम से वियतनाम उन दूरवर्ती इलाकों से भी जुड़ा रहा था जहां गैर वियतनामी समुदाय जैसे रूमेर और कंबोडियाई समुदाय रहते थे। चीन के विकास ने वियतनामी राष्ट्रवादियों के हौसले बढ़ा दिए। चीन में 1911 में गणराज्य की स्थापना की गई। सुन यात सेन के नेतृत्व में चले आंदोलन के जरिए जनता ने लंबे समय से चीन पर शासन करते आ रहे राजवंश को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इन घटनाओं से सबक लेते हुए वियतनामी विद्यार्थियों ने भी वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना कर डाली। अब फ्रांस विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप बदल चुका था। अब इस संघर्ष का उद्देश्य यह नहीं था कि संवैधानिक राजशाही की स्थापना की जाए। अब स्वतंत्रता संग्रामी एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का सपना देखने लगे थे, परंतु जल्दी ही वियतनाम का साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन एक नए प्रकार के नेतृत्व की देखरेख में तेजी से आगे बढ़ने लगा। 1930 के दशक में आई महामंदी ने वियतनाम पर भी गहरा असर डाला। रबर और चावल के दाम कम हो गए तथा कर्जा बढ़ने लगा।
अगला प्रश्न है, वियतनाम में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठनों की भूमिका क्या थी? तो चलिए इसको करते हैं। वियतनाम में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वियतनामियों के धार्मिक विश्वास बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद और स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित थे। फ्रांसीसी मिशनरी वियतनाम में ईसाई धर्म के बीज बोने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें वियतनामियों के धार्मिक जीवन में इस तरह का घोलमेल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि पराभौतिक शक्तियों को पूजने की वियतनामियों की इस आदत को सुधारा जाना चाहिए। 18वीं सदी में से ही बहुत सारे आंदोलन पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव और उपस्थिति के विरुद्ध जागृति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। 1868 का स्कॉलर्स रिवोल्ट फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के विरुद्ध शुरुआती आंदोलनों में से था। इस आंदोलन की वागडोर शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी। यह अफसर कैथोलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से खुश नहीं थे। कैथोलिक मिशनरी 17वीं सदी की शुरुआत से ही स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ने में लगे हुए थे और 18वीं सदी के अंत तक आते आते उन्होंने लगभग 3 लाख लोगों को ईसाई बना लिया था। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध में अमेरिकी हिस्सेदारी के कारणों की व्याख्या करें। अमेरिका के इस कृत्य से अमेरिका में जीवन पर क्या असर पड़े? तो चलिए इसको करते हैं। वियतनाम में नए गणराज्य की स्थापना से अमेरिका भयभीत था। कहीं पूरे वियतनाम पर कम्युनिस्टों का अधिकार न हो जाए, इस डर से अमेरिका ने अपनी फौजें तथा गोला बारूद वियतनाम में तैनात करना शुरू कर दिया। अमेरिका इस खतरे से सख्ती से निपटना चाहता था। इसी कारण अमेरिका का वियतनाम युद्ध में प्रवेश हो गया। युद्ध का असर अमेरिका में देखा जा सकता था। वहाँ के बहुत सारे लोग इस बात के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे। उसने देश की फौजों को इस युद्ध में झोंक दिया, जिसे किसी भी हालत में जीता नहीं जा सकता। जब युवाओं को भी सेना में भर्ती किया जाने लगा तो लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया। स्नातकों को अनिवार्य सैनिक सेवा से मुक्त रखा गया। इसका मतलब है कि जिन्हें मोर्चे पर भेजा जा रहा था उनमें से बहुत सारे नौजवान समाज के अभिजात्य वर्ग के नहीं थे, इसलिए सरकार को उनसे कोई हमदर्दी नहीं थी। मोर्चे पर भेजे जाने वाले अधिकतर अल्पसंख्यक और गरीब मेहनतकशों के बच्चे थे। इस युद्ध के प्रति समर्थन और विरोध के स्वरों को बुलंद करने में अमेरिकी मीडिया और फिल्मों ने भी मुख्य भूमिका अदा की। युद्ध के लंबा खींचते जाने से अमेरिका में भी लोग सरकार के विरुद्ध बोलने लगे। यह साफ दिखाई दे रहा था कि अमेरिका अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल हो रहा है। अमेरिका न तो वियतनामियों के प्रतिरोध को कुचल पा रहा है और न ही अमेरिकी कार्यवाही के लिए वियतनामी जनता का समर्थन प्राप्त कर पाया। इस दौरान हजारों नौजवान अमेरिकी सिपाही अपनी जान गंवा चुके थे। सरकारी नीति के खिलाफ व्यापक प्रतिक्रियाओं के ने युद्ध खत्म करने की कोशिश की और उन्हें बल प्रदान किया। 1974 में पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के खिलाफ वियतनामी युद्ध का निम्नलिखित के दृष्टिकोण से मूल्यांकन कीजिए। हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग पर माल ढोने वाला कुली, एक महिला सिपाही। क ख है, चलिए इसको करते हैं। क कुली का दृष्टिकोण, यह युद्ध बड़ा विध्वंसक था, परंतु इसने वियतनामी लोगों को राष्ट्रवाद के एक सूत्र में पिरो दिया था। कई अमेरिकी सैनिक और विमान मार गिराए गए। आगे भी सैकड़ों लोग मारे गए। यह सत्य के साथ असत्य की लड़ाई थी। अमेरिका को इसमें हार का सामना करना पड़ा। अब ख है, एक महिला सिपाही। महिला सिपाही का दृष्टिकोण, अमेरिका सैन्य बलों का उत्पीड़न हमारी उच्च कांक्षाओं का दमन नहीं कर सका। हमारी जीत को अमेरिकी सेना ने तय कर दिया है और हम जीतेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।